स्टूडेंट्स, बड़ा ये एक पॉलिनोमियल है आपके सामने। इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं? फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है? नंबर वन, हमने जीरोस फाइंड करने हैं। नंबर टू, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना। ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। अब आप देखिए, इस तरह का जो पॉलिनोमियल है, जो बेसिकली आपका बायनोमियल है, ट्राइनोमियल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप जानते हैं ट्राइनोमियल हो तो उसको क्या करते हैं, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? इस तरह का क्वेश्चन जो है उसे कैसे फैक्टराइज किया जाता है? देखो, इसमें क्या है कि जब आपके पास ट्राइनोमियल नहीं है, इट्स ए बायनोमियल। ट्राइनोमियल का एक अलग फॉर्मूला है, जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं, वीडियोस देखे, उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग उसके फैक्टर्स बनाते हैं, देन वी फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये एक बायनोमियल है, और बायनोमियल भी ऐसा है, ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पे 16 हो तो बहुत इजी है, यहाँ पे लिख देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये फैक्टराइज हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक आइडेंटिटी के रूप में आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ऐसा हो तो कैसे किया जाता है? दूसरी बात है कि इसमें कुछ कॉमन भी नहीं निकलता, जैसे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था वो ये था, ठीक है? इसको हमने क्या किया कि 4 और 8 में आपका 4 कॉमन आता है, तो इसको इस प्रकार से किया है, ठीक है? एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, इट वॉज वेरी इजी। बट इसमें वो चीज भी नहीं है, कॉमन भी लेने के लिए कुछ नहीं है, प्लस 15 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, फिर उसकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, उसके फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसको कैसे करना है? सबसे पहले तो आप इसको एक पॉलिनोमियल नाम देंगे, पीटी। पीटी मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो टी चल रहा है, तो हम यहाँ पे टी, अगर एक्स होता तो यहाँ एक्स लिखते। अब आ जाइए इस पे, इसको करेंगे कैसे, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? देखो, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप उसे सिंपल क्या करें, उसको स्क्वायर रूट में डाल दें और उसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 15 जो है, इसका स्क्वायर भी 15 ही आता है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिटी की शक्ल में लिख सकते हैं। नाउ इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू नो दैट इट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस तरह से ये इसके दो फैक्टर हो गई, ठीक है? अब हमने चल रहा है जीरोस फाइंड करना है। आप जानते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए क्या होता है, इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल करते हैं, बराबर लिखते हैं, इसकी जगह जीरो लिखते हैं, टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 and t, this is now either t plus square root of 15 equal to 0 or t minus square root of 15 equal to 0. So t equal to minus square root of 15, और इस तरफ आएगा आपका, ये ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेटा आपका एक -15 और स्क्वायर रूट ऑफ +15, ये दो जो हैं आपके पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए, दीज आर कॉल्ड जीरोस। आप जानते हैं जीरोस क्या होता है, अर्लियर वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है। जीरोस वो वैल्यू है कि अगर उसे हम इस वेरिएबल की जगह लगाएं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। नाउ एक काम तो आपका हो गया कि आपने इसके जीरोस फाइंड कर लिए। दूसरा काम ये है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपने उसको वेरीफाई करना है। देखिए, ये जीरो जो हैं, इन जीरोस को आप अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर सकते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। वैसे हम फाइंड कर चुके हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, लेकिन हमने इसको अल्फा और बीटा में कंसीडर किया। नाउ सम ऑफ जीरोस निकालिए, जीरोस का सम मींस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? तो सम ऑफ जीरोस, कौन कौन से दो जीरोस हैं, एक है -15 और दूसरा है
+15, ठीक है। तो उसके अलावा ये कट के क्या आ जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है, तो आपका जो सम ऑफ जीरोज है वो हो गया आपका 0। उसके बाद जो सम ऑफ जीरोज है कोफिशिएंट्स के साथ इसको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अब आप कोफिशिएंट्स में देखिए, कोफिशिएंट्स में क्या होगा, -b/a की आप वैल्यू फाइंड करो। b और a क्या है ये आप जानते हैं, जो स्केयर के साथ वेरिएबल का जो स्केयर उसके साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज a, और b होता है जो t का कोफिशिएंट। सो t वाली टर्म जहां है ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म दी है, और t स्केयर वाली टर्म दी है, दो टर्म्स दिए, तो t टर्म है वो मिसिंग है, उसी को हम b मानते हैं t टर्म्स को, और जो स्केयर के साथ कोफिशिएंट होता है दैट इज a, ठीक है। तो -b आ जाएगा आपका 0, क्योंकि b तो b वाली टर्म्स ही नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके दिखाता हूं। ये आपका है, अगर इस तरह से होता, ठीक है, तो हम इसको मानते a, जो टी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है उसको a मानते हैं, जो t के साथ कोफिशिएंट होता है उसे b मानते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम c मानते हैं। आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें ये टर्म मिसिंग है, इट मींस आपका b जो है वो मिसिंग है, तो इसलिए b की जगह हमने क्या लिख दिया, 0, ठीक है। अब आई होप कि अब आपको क्लियर हो जाएगा। और a है आपका 1, तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सम ऑफ जीरोज है दैट इज इक्वल टू -b/a। ये एक रिलेशनशिप वेरी हो गया सम ऑफ जीरोज के साथ। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट करके देखिए। एक जीरो है आपका अल्फा, दूसरा है बीटा, ठीक है। और कोफिशिएंट्स में ये चीज जो है ये c/a के बराबर होती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक तरफ आपके ये जीरोस का प्रोडक्ट आ गया, एक तरफ आपके कोफिशिएंट्स आ गए। जीरोस हैं आपके, एक माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, एक आपका प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, और c आपका है -15, और a आपको जैसा बताया 1, ठीक है। अब आप देखें इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी योर आंसर, -15 आपका आंसर होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15, इट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू -15। और वहां पर भी क्या है, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं दैट इज इक्वल टू c/a, और सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। तो इस तरह से आपने जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, और जीरोज कैसे फाइंड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस का वो भी क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन as far as the examination point of view is concerned, this question is an important question. Please take it seriously and solve it. Now I hope the concept will be clear to you about this question. Now I request you to please share this with your colleagues, with your friends,